अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल की नई किस्त पेश खिदमत है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आसमान पर बादल गरजे थे और तेज़ बारिश शुरू हुई थी। वो संजीदगी से बगैर बारिश की परवाह किए वहरान सड़क पर चल दिया था। बारिश ने कुछ ही मिनटों में उसे भगो दिया था। मैं जिस दिन बुला लूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी ज़िंदगी का। उसकी यादों में गुमसुम वो भीगी सड़क पर चलता जा रहा था। हमने नोटिस किया था जब आप हमें लेने आए थे, सब लड़कियां आपको देख रही थी। हमें बुरा लगा, आप सिर्फ हमारे फ्रेंड हो। वो लफ्ज़ को तोलती हुई आखिर में हिचकिचा कर बोली, जबकि लफ्ज़ फ्रेंड पर वो बस मुस्कुराहट जब्त कर गया था। उसकी बात याद करते हुए वो मुबहम सा मुस्कुराया था। साथ ही उसकी बेवफाई याद करके वो संजीदा हुआ। किस तरह बड़ी ही आसानी के साथ वो उसे छोड़ गई थी। कितना मजबूत समझता था वो खुद को एक लड़की के जाने से। वो खुद को तबाह कर बैठा था। उसके फ़ोन की रिंग टोन बजी थी। कान में ब्लैक टूथ लगाकर वो सड़क पर चलता गया। क्या हुआ? अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हो? एक हफ्ते से उसके कदम ठहरे थे। वो मेरे पास है, वो एक हफ्ते से मेरे साथ है। मिस्टर रिचर्ड की ये बात उसे अंगारे की तरह सुलगा गई। झूठ, वो संजीदगी से बोला था। मकसद शायद तेज रखते दिल को तसल्ली देना था। एक हफ्ते से ढूंढ रहा ना तुझे। वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो मेरे पास है। अगर उसे जिंदा सलामत देखना चाहता है तो मेरे पास इसी वक्त आए। खुद को सरेंडर कर, वरना तेरी आशिकी के साथ मैं वही करूंगा जो मैं अपनी अपनी गंदी जबान से उसका नाम तक नहीं लेने दूंगा तुम्हें। उसका याद रखना, अगर उस पर थोड़ी सी भी आँच आए तुम्हारी खाक भी नहीं बचेगी। वो सख्ती से कहते हुए दांत कुच कुचाकर बोला। उसकी खून छिलकाती नजरों से दूर से आती ब्लैक कार को देखा था। इस कार में चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ आ जाओ। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की या मेरे आदमी को मारा पिटा तुम्हारी आशिकी के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकती। मिस्टर रिचार्ड ने कमीनगी से कहकर काल काट की। वो संजीदगी से सामने रुकती कार में बैठा था। दो गार्ड ने बिला झुझक उसे गन पॉइंट पर किया था, जबकि तीसरे गार्ड ने उसके हाथ में हाथ कड़े लगाए थे। अंकल आपकी चाय। अशीक ने मुस्कुराते हुए सुहेल साहब को सामान्य टेबल पर चाय का कप रखा। सुहेल साहब जो गहरी सोच में डूबे हुए थे, उसकी आवाज़ पर मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कप हाथ में थाम गए और उसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। बेटा आप कॉलेज नहीं गए? आगा ने कहा था कल आपका एडमिशन करवाना था। चाय का सिप लेते हुए सुहेल साहब ने पूछा। अशीक ने उंगलियां चटकाते हुए नजरें झुकाई। हमें नहीं पढ़ना अंकल, हम बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिले। हम अपना सारा वक्त यहाँ गुजारना चाहते और पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रही। अब बच्चे ऐसे नहीं कहते। आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सुहेल साहब ने उसे समझाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह राजी ना हुई थी। ज़रा ने भी आकर आशीक की ही साइड ली, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त कुछ बहुत एहसास है जो वो छुपा रही और बताना भी नहीं चाहती। सुहेल साहब ने मुस्कुराते हुए यह कहकर हथियार डाल दी कि अब भला दोनों बहनें मिल गई हैं, मैं अकेला क्या कह सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादा साहब। शहनशाह साहब को देखकर उसने पेशानी पर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए उठकर तहजीब से कहा। शहनशाह साहब ने वालेकुम सलाम कहते हुए उसके सर पर हाथ रखा और फिर आगा साहब और सुहेल साहब के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस डिस्कशन के लिए कमरे की तरफ बढ़ गए थे। क्योंकि मुनव्वर साहब नहीं थे, लिहाजा वो ही ये सब देखते थे। अशीक का दिल अचानक डूबता चला गया। उसे बेहद घबराहट महसूस हुई। एकदम ही उसे शाहवीर का ख्याल आया था। ज़रा ने उसे घबराते हुए देख उसके कंधे पर हाथ रखा। आशिक के दिल में दर्द की एक शिद्दत उठी। वो डरते हुए उठी और अपने कमरे की तरफ भागी थी। ज़रा उसे देखती रह गई। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे से पुश चलकर नीचे बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों उसका दिल इतना घबरा रहा था। गार्ड ने उसे धक्का देते हुए सामने ब्लैक सोफे पर बैठे मिस्टर रिचर्ड के पैरों में गिराया था। उसने लहू रंग आंखों से मिस्टर रिचर्ड को देखा था। एक पल के लिए मिस्टर रिचर्ड के वजूद में झरझरी की लहर दौड़ गई थी। उसकी आंखों में उस जुनून और वहशत थी। देखो ये है तुम्हारा असल रूप, तुम एक वहशी जानवर हो। उसको जरा हाथ में पकड़कर नोचते हुए रिचर्ड ने जहर कुंद लहजे में कहा। वीर ने सर झटका था और इस वहशी जानवर को इंसान किसने बना दिया? एक मामूली सी दो कौड़ी की लड़की ने। रिचर्ड ने मकरू कहका लगाते हुए उसे बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। अशीक कहाँ है? बोल। वो उसका हाथ झटकते हुए सपाट लहजे में बोला। मुझे क्या पता, वो तो तेरी मोहब्बत है, महबूबा है। तुझे पता होगा कहाँ गई, या फिर किसी दूसरे के साथ। उसने मिस्टर रिचर्ड का सर पकड़ते हुए सामने पड़े शीशे की मेज पर मारा था। मेज के टुकड़े हुए थे और रिचर्ड का सर भी फट गया था।
5 आदमियों ने आकर उसे पकड़ा था, मगर वो किसी जख्मी शेर की तरह फिर भी रिचर्ड की तरह झटपने की कोशिश में था। रिचर्ड ने सर से निकलते खून की बूंद को उंगली पर लेते हुए कहका लगाया था, तूने इल्हाम को मार डाला, कपूर को मार डाला, मेरा ही कुत्ता होकर तू मेरे आदमियों को मारेगा, मेरे प्लान चौपट करेगा, बोल। रिचर्ड जानता था उसके आदमी उसे उसकी तरफ नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चीख कर बोला। खून की एक बूंद उसके निचले लब से फर्श पर गिरी थी। तुझे अब भी मौका देता हूँ, हमारा मिशन कंप्लीट कर, बहुत जल्द ही सारा असला रूस से यहाँ पहुँचने वाला है। उसे लोकेशन पर सेफली ट्रांसफ़र करा और जहाँ जहाँ हमारा प्लान था वहाँ ब्लास्ट कर, बोल। वो तंजिया नज़रों से उसे देखते हुए मुस्कुराया था। उसके लबों पर बिखरता तबस्सुम रिचर्ड को जला गया था। वरना तेरी एक एक हड्डी मेरे आदमी तोड़ देंगे, यहाँ से जिंदा सलामत तू नहीं जाएगा, बोल करेगा मेरे लिए काम, बोल। उसको चेहरा जगड़ते हुए रिचर्ड ने दांत पीसकर पूछा। बहुत असुफ से सर झटक कर सपाट नजरों से उसे देखते हुए मुस्कुराया था। रिचर्ड ने दरवाजे की जानिब देखा था, जहां से मुनव्वर साहब अंदर दाखिल हुए थे। वीर के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। उसने कहर बरसाती नजर मुनव्वर साहब पर डाली, जो उसे इस हाल में देखकर मुस्कुराए थे। अफसोस उसका बाप निकल गया मेरे चुंगल से, लेकिन देखो तो कौन फंसा है हमारे चुंगल में, खुद ही शाहवीर हैदर शिराजी। मुनव्वर साहब ने जहरीले लहजे में कहते हुए उसके बाल जकड़े थे। उसने बेयकीनी से उन्हें देखा था। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तेरा बाप जिंदा है। सर को हाँ में हिलाते हुए मुनव्वर साहब ने उसकी गर्दन पर हाथ रखते कहा, मगर वो तो उस ही बात से सरशार हुआ था कि उसके वालिद जिंदा हैं। उसके बेसकूफ वजूद में सकूर की एक लहर दौड़ गई थी। उसके चेहरे मुतमैन चेहरे को देखकर रिचर्ड ने अपने एक आदमी को इशारा की थी। वो उनका फ़ोन उठा लाया था। बात करेगा अपने बाप से, हाँ बोल, आखिरी बार बात करेगा अपने बाप से। रिचर्ड ने उसकी शर्ट का गिरेबान पकड़ते हुए उसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा। उसके नाक से खून का फुआरा निकला था। आंखों के सामने का मंजर धुंधलाया, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो बहुत पहले ही बहुत कमज़ोर था। वो घुटनों के बल गिरा था। मुनव्वर साहब उसके सामने सोफे पर टांग रखते हुए विराजमान हुए। रिचर्ड ने फ़ोन स्पीकर पर डाला था। आगा साहब ने फ़ोन उठाया था। रिचर्ड ने फ़ोन सुहेल साहब को देने के लिए कहा था। वीर ने सपाट नज़रों से रिचर्ड को देखा था। सुहेल काजमी साहब, आपका बड़ा बेटा शाहवीर आपसे कुछ कहना चाहता था, सुनो। रिचर्ड ने मकरूह लहजे में कहते हुए फ़ोन का स्पीकर उसकी जानिब किया था। शाह। सुहेल साहब का दिल बैठा था। उनके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज़ अदा हुआ था, डैड। वो मध्यम लहजे में बोला था। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला रहा था। सुहेल साहब का दिल गहरी खाई में डूबता चला गया। अब तक वो ये तो रिचर्ड के आदमियों से सुनते आए थे कि उनका बड़ा बेटा जिंदा है, मगर आज उसकी आवाज़ सुनकर उनके वजूद में जहाँ एक ज़िंदगी की नई किरण फूटी, वहाँ उसके लिए दिल डूबता चला गया। क्योंकि वो जिन लोगों के कब्ज़े में था वो इंसान नहीं हैवान थे। तुम्हारा प्यारा बेटा यहाँ आखिरी सांस से गिन रहा है। सुहेल, रुको, तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाते। कैमरे का रुख उसकी तरफ करते हुए रिचर्ड ने कहका लगाया। वीर ने व आंखों से स्क्रीन की तरफ देखा। सुहेल साहब को अपना वजूद संभल से बाहर महसूस हुआ। आखिर कौन सा बाप अपनी औलाद को इस हाल में देख सकता था। डैड, मुझे मुआफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सका। वो आंखें मुकम्मल बंद करने से पहले इतना कहकर बेहोश हुआ था। सुहेल साहब की आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर बिखरे। रिचर्ड के इशारे पर एक आदमी पेट्रोल उठा लाया था। मुनव्वर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं नहीं सुहेल, मेरा इसके साथ पर्सनल ज़ाती हिसाब है। इसने मुझे धोखा दिया। मेरे सैकड़ों अफराद को उसने मेरे ही नाक के नीचे मार डाला। इतनी हमदर्दी इस मुल्क से क्यों दिया इस मुल्क ने उसे। ये भूल गया इसी मुल्क की सड़कों पर यह कुत्ते की तरह फिरता रहा। जब उसे कुछ खाने को नहीं मिलता था, लोगों ने उसे धक्के मारे। मैंने हर कोशिश की उसके दिल में इस मुल्क के लिए नफरत पैदा करने की, मगर उसने मुझे ही धोखा दिया। ब्लडी बॉस्टर्ड, दांत पीस कर कहते हुए रिचर्ड ने पेट्रोल उस पर छिड़कना शुरू किया। सुहेल साहब ने हाथ जोड़े थे। मुनव्वर साहब ने लाइटर निकाला था। ये उसके लिए और तुम्हारे सारे पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए एक सबक होगा। हमारे ही नाक के नीचे रहकर हमारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा एक एक प्लान चौपट करने की सज़ा क्या होती है। रिचर्ड ने मुनव्वर साहब को इशारा किया था। मुनव्वर साहब ने लाइटर जलाया था। सुहेल साहब ने आंखें बंद की थी। वो भला अपने जिंदा सलामत बेटे को जलते हुए कैसे देख सकते थे जब कमरे का दरवाजा धाड़ के साथ नीचे गिरा था। मेरे जान, हरब और जुबैर आगे आए थे। उनके पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी टीम थी, जिन्होंने आते ही वहां मौजूद आदमियों पर फायर की थी। फिजा में फायरिंग की आवाज़ ने सनसनीखेज मुकाबले की पेशगोई की थी। मुनव्वर साहब मौका देकर वहां से भाग निकले थे, जबकि रिचर्ड को मिर्जान ने गर्दन से दबोच कर पीछे की जानिब धक्का दिया था।
जुबैर जल्दी से वीर की जाने बढ़ा था और उसकी नब्ज टटोली थी, उसकी सांसें चल रही थी। हरम ने बाकी टीम के साथ वहां मौजूद आदमियों को गिरफ्तार करवाया था और उन्हें हथकड़ियाँ लगाने के बाद वहां से इंटेलिजेंस ऑफिस मुंतकिल किया था। रिचर्ड ने उठकर भागने की कोशिश की थी। मरजान ने उसकी टांग पर गोली चलाई थी क्योंकि उसे हर कीमत पर जिंदा चाहिए था। मरजान वीर के साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ था। हरब और दैम रिचर्ड को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस की तरफ रवाना हुए थे। सुहेल साहब, शहनशाह साहब और आगा साहब हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसकी पेशानी की दाएं जानिब बैंडेज लगी थी। वो कमजोरी और डिप्रेशन की वजह से बेहोश हुआ था। सुहेल साहब उसे देखते हुए अंदर दाखिल हुए थे। वो संजीदगी से उन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। सुहेल साहब ने उसे लेटे रहने का इशारा किया मगर वो तो उठकर बैठ चुका था। सुहेल साहब ने उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए उसे सीने से लगाया। वीर ने आंखें बेंची थी। वो कहाँ वाकिफ था अपनों का प्यार क्या होता है। उसका बचपन तो मुश्किलात में गुजरा था। शहनशाह साहब भी आगा साहब के साथ कमरे में आए थे। वीर ने शहनशाह साहब के हाथ थामते हुए पहले आंखों से लगाया और फिर उन पर लब रखे थे। शहनशाह साहब ने उसे सीने से लगाया और खूब रोए थे। आगा ने सुहेल साहब से कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें सहारा दिया था। मरजान डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ। शाहवीर ने संजीदगी से उसे देखा था। मरजान ने भी उसे सख्त गुरु से नवाजा था। शहनशाह साहब और सुहेल साहब ने एक दूसरे को देखा था। मरजान छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके पास आया। वीर ने उचटती नज़रों से भमे और सुकेड़ कर उसे देखा था। मरजान की पेशानी पर बाल पड़े थे। आगा साहब ने फिक्रमंदी से दोनों को यूं बिफरा हुआ देखा। एक झांपड़ा लगाना चाहिए तुम्हें। मिर्जा ने सख्त असुरात चेहरे पर सजाएगा जबकि उसकी बात पर सुहेल साहब हैरान हुए। वो उससे छोटा था फिर भी ऐसे बात कर रहा था। मरजान क्यों लड़ रहे हो उसे? आगा साहब ने उसे पीछे हटाते हुए सुरा से पूछा। उसका दिमाग खराब है, खुद को न जाने क्या ही चीज़ समझता है। एक फ्लैश ड्राइव उससे संभाले नहीं जाती। ये क्या सिगरेट एजेंट बनेगा? शाहवीर ने सपाट लहजे में कहा। मरजान ने उसे तीखी नज़रों से देखते हुए भवें सुकड़ी थी। शहनशाह साहब दोनों को देखकर मुस्कुराए थे। आगा साहब और सुहेल साहब शहनशाह साहब के साथ बाहर चले गए थे डॉक्टर के साथ शाहवीर की कंडीशन डिस्कस करने के लिए। तुमने हैकिंग कहाँ से की? वैसे मेरा डेटा ही उड़ा दिया था तुमने कंप्यूटर से। मिर्जान ने संजीदगी से चेयर पर बैठते हुए कहा। वीर के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। रूस से? वो मुस्कुराते हुए उसे देखकर बोला। मुझे कुछ बेसिक्स तो बताओगे? मिर्जान ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए कहा। शाहवीर ने उसके कंधे पर मुक्का मारा था। मिर्जान ने मुस्कुराते हुए उसे देखा था। कशमाला बेगम ने मुनव्वर साहब के सामने सूखी रोटी और दाल की एक प्लेट रखते हुए उचटती नज़रों से उन्हें देखा था। क्यों घूर रही हो मुझे? मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है और अगर हम यहाँ से निकले तो पकड़े जाएंगे। पुलिस तो पुलिस, अब फौज हमें ढूंढ रही होगी, मुनव्वर साहब ने कुफा से कहा। कशमाला बेगम सर पीटते हुए नीचे बैठी थी। इंडियन रॉ एजेंसी आप भी हमारे साथ कांटेक्ट में है और कुछ और एजेंसियों से भी राब्ते में हो। जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मुनव्वर साहब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। कशमाला बेगम ने मुंह का जाविया खराब करते हुए सर को झटका था। निशाल बेटा कहाँ हैं आप? जी चाची जान। जल्दी से वो नीचे आई थी। आफरीन बेगम के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रंग बिरंगी मिठाई थी। निशाल के पेट में गड़बड़ हुई थी। ये किस खुशी में चाची जान? निशाल ने होंठों पर जबान फेरते कहा। बेटा तुम्हारे एंगेजमेंट फिक्स की है आज। तुम्हारे दादा साहब ने निशाल के जिब्रे ड्राप हुए थे। किसके साथ चाची जान? आफरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए जुनेरा को देखा जो मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। बताया ना ज़रा भाभी, आप बताएं कौन है वो जिसके साथ तुम लड़ती हो बहुत? ज़रा ने उसे याद दिलाया जिस पर उसके गाल लाल पड़े। वो मिठाई छोड़कर अलीजे के कमरे में भाग गई थी। शर्माता देखो उसे। मारिया ने जुनेरा को कंधा मारा जिस पर जुनेरा भी हंस पड़ी। ज़रा ने मुस्कुराते हुए आफरीन बेगम को मिठाई खिलाई थी। आफरीन बेगम ने भी उसे मिठाई खिलाई थी। दूर खड़ी आशिक उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी जब याले उसके कंधे से पकड़कर आफरीन बेगम के पास ले आई थी। आफरीन बेगम ने उसे भी मिठाई खिलाई थी। कसाब बेगम ने नफरत से आशिक को मुस्कुराते हुए देखा था। वो अब तक उसे कबूल नहीं कर पाई थी, करती भी कैसे? नजम जब यूनिवर्सिटी से घर आया तो सब लड़की ने उसे बेहद चढ़ा। वो लाल होता हुआ कमरे में घुस के बैठ गया था और बाहर ना आने की कसम खाई थी। उठो मेरे शेर, डॉक्टर ने कहा है हम घर जा सकते हैं। शहनशाह साहब ने उसके कंधे पर थपकी दी थी। वो आंखें वाह करते हुए शहनशाह साहब को देखने लगा। मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता दादा से। उसकी बात पर सुहेल साहब और मिर्जा ने संजीदगी से एक दूसरे को देखा। क्यों नहीं बेटा? शहनशाह साहब ने तशवीश से पूछा। उसे आशिक याद आए थे। दिल शिद्दत से रोया था। उसकी कुल कायनात वो लड़की थी। वो बस नजरें झुका चुका था। चलो भी लड़की, अपनी फैमिली के साथ रहोगे तुम। आगा साहब ने उसके कंधे को थप थपाकर उसकी हिम्मत बढ़ाई।
वो मुहिम सा मुस्कुराकर दोबारा नजरें झुका चुका था। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे मूव आर्म कर लेना चाहिए। क्या करूंगा अकेला रहकर? दोबारा इस जिंदगी में मैं नहीं जाना चाहता। वो सपाट लहजे में कहते हुए मुस्कुराया, पर जहाँ ने उसे सारा देकर उठाया था। वो अपने घर जा रहा था, आज अपनी ही फैमिली में। साथ ही आज रात निशाल और नजम के एंगेजमेंट का फंक्शन रख दिया था। शहशाह साहब कई दिनों से सोच रहे थे ये सब, लेकिन वो मौका की तलाश में थे और उससे बेहतर मौका उन्हें नहीं मिलना था। इसलिए उन्होंने खुशी में एक और खुशी का फैसला किया था।